सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है, जिसका रीज़न है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी को सपोर्ट किया, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आयोजित किया ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और साथ ही जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफ़ी डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को काफ़ी स्पष्ट रूप से रखा कि इलेक्शन कमीशन के लिए सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ एक समान है और उनका तो काम ही है देश के अंदर अलग अलग राज्यों में और सेंटर में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, जिसमें कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई वोट चोरी नहीं की है जैसे एलिगेशंस अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और साथ ही राहुल गांधी को कोट करते हुए ये कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई वोट चोरी हुई है तो उसके लिए आप एविडेंस प्रेजेंट कीजिए, जिसके लिए उन्हें 7 दिन की मोहलत दी गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साथ ही यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मतलब है सीधा सीधा इंडिया की डेमोक्रेसी को टारगेट करना, जो कि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इस तरीके से तो लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास ही उठ जाएगा। बेहतर होगा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी कोई भी बात रखने से पहले उसके रिगार्डिंग में जो भी एविडेंस हैं उसे प्रेजेंट करें। इस तरीके की इल्ज़ाम लगाने वाली पॉलिटिक्स के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। चलिए अब उन प्रश्नों पे नज़र डालते हैं जो राहुल गांधी ने सीधा चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं देता, यानी कि जितने भी वोटर्स हैं उसके बारे में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं दिया जाता जिसे मशीन से पढ़ा जाए। जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि इस तरीके की सूची जो है वो 2019 से पहले दी जाती थी। अब क्योंकि इस तरीके की सूची जारी करने से जो वोटर्स हैं उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 2019 में इस तरीके की सूची जारी करने पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि वोटर्स की जो निजता है उसका उल्लंघन हो। हाँ, अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह जानना है कि किसी वोटर ने 2 बार तो नहीं वोट दिया या वोट चोरी तो नहीं हुई, तो इसके लिए जो चुनाव आयोग है उन्होंने एक खोज योग्य मतदाता सूची जो है वो जारी की है। अब ये खोज योग्य मतदाता सूची क्या होती है, इसके अंदर एक एपिक नंबर दिया जाता है। एपिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी कार्ड नंबर, जिसको डालकर ये डाटा आप निकाल सकते हैं कि किसी वोटर ने 2 बार तो वोट नहीं दिया या किसी वोटर ने कौन से पोलिंग बूथ पर वोट दिया है, जिससे यह एश्योर हो जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी तरीके की कोई वोट की चोरी नहीं हुई है, जिसे कोई चाहे तो डाउनलोड भी कर सकता है। इसके बाद अगला सवाल था राहुल गांधी जी का कि कई मतदाताओं के नाम के आगे उनका जो एड्रेस होता है वहाँ पे 0 लिखा होता है, तो ऐसा क्यों है, जिसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मकान नंबर के आगे 0 लिखने का मतलब यह नहीं है कि वो मतदाता फर्जी है, बल्कि इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं इस देश के अंदर जिनको एड्रेस नहीं मेंशन है, यानी कि जिनके घर का कोई पता नहीं है, बस लोकली लोग आसपास में जानते हैं कि हाँ वो फलाना इंसान वहाँ रहता है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मकान नंबर नहीं है, कोई ऐसा एड्रेस नहीं है जिसको वो मेंशन कर सके। इसीलिए ऐसे वोटर्स के लिए चुनाव आयोग 0 का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इतने गरीब हैं कि उनके पास घर भी नहीं है, वो सड़कों पर सोते हैं। अब क्योंकि ऐसे वोटर्स का कोई घर नहीं है, इसीलिए उनका कोई एड्रेस नहीं है और एड्रेस के स्पेस में उनके वोटर आई कार्ड में 0 को मेंशन किया जाता है। इसके बाद राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो कभी भी सीसीटीवी फुटेज नहीं देता।
उनका मानना है कि ये सीसीटीवी फुटेज ना देने के पीछे चुनाव आयोग की सीधी मंशा है कि कोई सबूत ही ना बचे, जिसमें चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दी जाती ताकि किसी भी वोटर की प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। क्योंकि आपने सुना होगा पिछले साल आधार का जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आधार कार्ड के लिए भी जनता चाहती थी कि उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। अब आधार मामले में भी जब प्राइवेसी को इतना ज़्यादा सुनिश्चित किया गया, उसे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया, तो चुनाव आयोग किसी भी आधार पर किसी वोटर की निजता के खिलाफ नहीं जा सकता। हाँ, राहुल गांधी ने यह मुद्दा इसीलिए उठाया था क्योंकि उनका मानना था कि आज से 8 महीने पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे उसमें आखिरी के 1 घंटे में इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यदि किसी भी वोटर को या किसी कॉमनर को, किसी को भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई धांधली हुई है या फिर ऐसा कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है और डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ है, तो इस केस में वह जो भी कॉमनर है, कोई भी वोटर है, 45 डेज के अंदर अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर अपनी कंप्लेन दायर करा सकता है। परंतु राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके की कोई भी कंप्लेन ना तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई और ना ही किसी पुलिस स्टेशन में की गई। तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि राहुल गांधी ने ये जो 8 महीने बाद इस तरीके का आरोप लगाया है यह बेबुनियादी है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके के केवल इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कंप्लेन नहीं दर्ज की जाती है तो पहली बात तो यह डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और दूसरी बात यह संविधान का अपमान है जिससे हर नागरिक को बचना चाहिए। तो यह तो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ मुद्दा। अब हम जानते हैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया था ताकि पूरे ही कंट्री में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस को करवाया जा सके। आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो जितने भी पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इंडिया में उसे कंडक्ट कराए। और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि स्टेट के अंदर जो पंचायती राज होती हैं या फिर शहरों में जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, बल्कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग बॉडी का निर्माण किया है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और प्रेसिडेंट जितने चाहे उतने मेंबर्स को उसके अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, यानी कि फ़िलहाल ये एक 3 मेंबर बॉडी है। अब ये जो लोग हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही की जाती है। यहाँ तक कि जो भी रीजनल कमिश्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसल्ट करके और फिर डिसाइड करते हैं कि किसको रीजनल कमिश्नर बनाना चाहिए। इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 ही इंश्योर करता है कि इलेक्शन कमीशन कभी किसी के दबाव में आकर ना काम करे और साथ ही बहुत ही इम्पार्शियली अपना काम करे। इसके लिए आर्टिकल 324 ने बहुत कड़े प्रावधान दिए हुए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो टेन्योर है, उसका जो कार्यकाल है वो काफ़ी सिक्योर है। हालांकि प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें आसानी से हटा नहीं सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है।
यानी कि इनको अगर इनके पद से हटाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक रिजोल्यूशन को पास किया जाए, जिसका ग्राउंड या तो मिसबिहेवियर होना चाहिए या इनकेपेसिटी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से इन्हें कभी भी इनके ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर रीजनल कमिश्नर हैं, उन्हें भी तब तक उनके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बारे में रिकमेंडेशन ना दे। ये सब इसीलिए किया गया ताकि इलेक्शन कमिश्नर बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी को फेवर करे, बिना किसी के फियर में आए, अपना काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय तरीके से करे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स और उनके फंक्शंस, कि किस तरीके से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कर्तव्य होता है कि वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि किस एरिया के लोग कहाँ पर वोट डालेंगे और कौन से लोग किस विधानसभा के अंदर इंक्लूड होंगे। ये सब जो इलेक्शन कमीशन करता है वो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसके आधार पे करता है। साथ ही इनका काम होता है पीरियोडिकली इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, और साथ ही जो नए नए वोटर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी देखते हुए उन्हें वोटर लिस्ट में ऐड करना, उनको नए नए वोटर आई कार्ड्स को इशू कराना, अपकमिंग इलेक्शंस की डेट्स के बारे में जनता को नोटिफाई करना, और साथ ही जो भी नॉमिनेशन पेपर्स भरे जाते हैं उन सभी लोगों के द्वारा जो इलेक्शंस को लड़ना चाहते हैं उनके पेपर को काफ़ी स्क्रूटनाइज करना, यानी बहुत ध्यान से जांच करना कि किसी ने कोई फॉर्म भरा है तो वो इंसान इलेक्शन लड़ने के लायक भी है या नहीं। जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं उनको साइडलाइन करना। साथ ही इलेक्शन कमीशन का यह भी काम है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें रिकॉग्नाइजेशन देना, उनको इलेक्शन सिंबल्स को प्रोवाइड करना। जैसा कि आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिंबल होता है, एक साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस का साइन अगर हम देखें तो वो क्या है, हाथ। इसी तरीके से बीजेपी का क्या है, लोटस है। ये जो सिंबल्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही दिए जाते हैं। साथ ही कई बार हमने ऐसा देखा है कि इलेक्शंस में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या फिर किसी पर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने गलत तरीके से इलेक्शन को जीता। तो अगर इस तरीके के कोई भी मुद्दे होते हैं तो उसको भी इलेक्शन कमीशन ही देखता है। इन सभी मामलों को इलेक्शन कमीशन ही सेटल डाउन करता है। साथ ही ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो ये देखें कि इलेक्शन के टाइम पर कहीं पे कोई अरेंजमेंट में कमी तो नहीं है। साथ ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो तो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। कई बार किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उस बारे में प्रेसिडेंट को एडवाइस भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा दी जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो इस मैटर पे उनसे एडवाइस ले सकते हैं। उसी तरीके से स्टेट्स में भी हम देखते हैं कि गवर्नर भी चाहे तो किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एडवाइस ले सकते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बूथ कैप्चर हो जाता है, वॉयलेंस हो जाता है, किसी एरिया में इलेक्शन जो हो रहे हैं उसी बीच में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो जो इलेक्शन है उसकी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब वहाँ पर पोल्स को कैंसिल कराने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। या फिर कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही की जाती है। और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो यह भी इलेक्शन कमीशन ही बताता है प्रेसिडेंट को कि अब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल हट जाना चाहिए और इलेक्शन की जो तारीख है वो क्या होनी चाहिए। तो ये कुछ पावर्स और फंक्शन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ओवरऑल सम अप करने की कोशिश की और साथ ही बहुत आसान शब्दों में समझाया इलेक्शन कमीशन की क्या पावर होती है, क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है और कितने मेंबर्स होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा।
इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ढेर सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।